नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आदित्य कुमार गुप्ता और हमने अपनी पिछली क्लासेस में आपको बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसके बारे में जनरली लोगों को पता नहीं रहता। वो है एक्चुअली NRI, PIO एंड OCI। तो NRI शब्द जो है ना, वो आपने सुना तो होगा, लेकिन बहुत से लोगों को उसका मतलब नहीं पता है। लेकिन PIO और OCI क्या होते हैं वो तो बहुत से लोग जानते ही नहीं होंगे और सुना ही नहीं होगा। इसलिए बहुत डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि NRI कौन होता है, PIO कौन होता है और OCI क्या होता है। देखिए, सबसे पहले NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। तो इसका मतलब है, ये एक हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब होता है विदेश मंत्रालय, कि जो भी लोग विदेश जाते हैं तो सबसे पहले उनका ही और विदेश में रहते हैं तो उन्हीं को NRI कहा जाता है। तो कैसे कहा जाता है मैं बताता हूँ। देखिए, NRI कोई एक आपका सिटीजनशिप नहीं है, एक ये रेसिडेंशियल स्टेटस है। मतलब आप भारत के नागरिक रहेंगे लेकिन आप विदेश में रह रहे हैं, अप्रवासी भारतीय। आप विदेश में क्यों रह रहे हैं? आप विदेश गए हैं मान लीजिए किसी एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। और आप साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, साल में 365 दिन में अगर आपने 182 दिन, एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो आपने अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक में अगर आपने 182 दिन अगर आपने विदेश में रह चुके हैं तो आप NRI कहला जाएंगे। इसका मतलब आप अप्रवासी भारतीय कहला जाएंगे। तो अगर आप बिजनेस के आप किसके लिए गए हैं? एजुकेशन के लिए गए हैं, मान लीजिए आप पढ़ने के लिए गए हैं, जॉब के लिए गए हैं या बिजनेस के लिए हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप 7 दिन के लिए UAE घूमने गए और हनीमून ट्रिप में, तो आप NRI कहला जाएंगे। नहीं, आपको कम से कम 182 दिन आपको विदेश में गुजारना पड़ेगा, तब आपका NRI कहलाएंगे आप, ठीक है। अब इसका NRI का फायदा क्या होता है? NRI का फायदा होता है कि आपको इनकम टैक्स नहीं लगता। अब इनकम टैक्स क्यों नहीं लगता मैं आपको बताता हूँ। जो NRI होता है वो क्या कहते हैं, जिस देश में काम कर रहा है, मान लीजिए कोई, मैं UAE में काम कर रहा हूँ या कोई आदमी कनाडा में काम कर रहा है, तो वो आदमी ऑलरेडी UAE, कनाडा और ये US को, वहां की सरकार को इनकम टैक्स दे रहा होता है। इसलिए भारत सरकार उससे इनकम नहीं लेती, क्योंकि वो इनकम विदेश से कमाता है तो वही टैक्स देता। हम भारत से कोई इनकम नहीं कमाता, इसीलिए वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत NRI को इनकम में छूट रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसके सिर्फ जो भारत में कमाता है, जो पैसा वो भारत में कमाया, जैसे मान लीजिए मैं क्या कहते हैं विदेश में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन भारत में भी मैंने किराए पे बहुत सारे कमरा दिए हुए हैं। तो भारत में जो हमको किराए कमरा दिए हैं और उससे जो रेंट आ रहा है, सिर्फ हमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जो विदेश में मैं $2,000 या $3,000 पर मंथ कमा रहा हूँ, उस पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये है। और NRI तभी होता है जब आपके पास पासपोर्ट होता है। अगर आप पासपोर्ट है और आप विदेश गए हैं तो आप NRI, और 6 महीने से ज्यादा वहां पर रुके हैं, तब आप NRI कहला जाएंगे, ठीक है। और 1986 न्यूक्लियर ब्लास्ट में, जब जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक न्यूक्लियर बम विस्फोट किया था, तो उस टाइम क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, 1999 में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई थी। कैसे गड़बड़ा गई थी? जो फॉरेन रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो बहुत कम हो गया था। तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, हर देश के पास अपना एक फॉरेन रिजर्व होता है, जिससे वो दूसरे देश से, जिसको USD कहते हैं, US डॉलर में होता है, यूरो में होता है, पाउंड में होता है, जब वो किसी दूसरे देश से आयात या निर्यात करता है तो उसको जो पैसा चुकाना पड़ता है वो उसी USD में चुकाना पड़ता है। तो जब 1999 में बम ब्लास्ट, न्यूक्लियर ब्लास्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने भारत पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे कि भारत आयात या निर्यात नहीं कर सकता था। प्लस भारत की जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत कम हो गया था। फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा भंडार जिसको कहते हैं, बहुत कम हो गया था। तब विदेश में रह रहे NRI लोगों ने ही अपनी देशभक्ति साबित की थी और उन्होंने भारत इतना पैसा भेजा कि क्या कहते हैं, भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो फिर से ऊपर हो गया और अर्थव्यवस्था जो है फिर से सही हो गई, जिसको हम GDP भी कहते हैं।
तो भारत जो एनआरआई लोग हैं वो अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान देते हैं मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई एनआरआई विदेश में क्या कहते हैं 3000 यूएसडी पर मंथ कमाता है, ठीक है। अभी वो 3000 यूएसडी पर मंथ कमाता है, तो वो तो कमा विदेश से रहा है, लेकिन वो क्या करता है, इस पैसे को वो भारत भेजता है, फॉरेन एक्सचेंज करता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज करके भारत के किसी बैंक में भेजता है जिसमें उसका अमाउंट रहता है। फिर वो बैंक क्या करता है, वो यूएसडी ले लेता है उससे 3000 और उसके बदले उसको आईएनआर दे देता है, मतलब भारतीय पैसे दे देता है। तो इससे क्या होता है, भारत पर कुछ तो लगा नहीं, उसको कमाया, जो एनआरआई ने जो कमाया वो विदेश से कमाया है, भारत से तो कमाया नहीं। तो जो यूएसडी भारत सरकार को मिल रही है वो तो बिना मुफ्त में ही मिल रही है। तो इसीलिए भारत सरकार, इसीलिए जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़ जाता है। 3000 यूएसडी अगर मैं कमाता हूं और हर महीने अपनी सैलरी मान लीजिए मैं अपने देश में भेज देता हूं और भारत उसको एक्सचेंज करके और मुझे रुपीज मेरे अकाउंट में डाल देती है, तो रुपीज तो भारत की करेंसी है, लेकिन यूएस डॉलर जो है वो विदेश का है। तो इसीलिए जो ये जो 3000 यूएसडी है वो भारत सरकार के अकाउंट में जाता है, जिसमें इसी कारण भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ जाता है। और इसी विदेशी मुद्रा भंडार से जो सरकार होती है वो पेट्रोलियम, गैस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल और गैस जो है खरीदती है। और आयात निर्यात में अगर किसी देश से आयात कर रहा है कोई सामान, तो उसको जो पैसा जो है पे करना पड़ता है वो विदेशी मुद्रा भंडार में के हिसाब से पे करना पड़ता है। तो बेशक आप समझ गए होंगे कि एनआरआई क्या होता है। एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंस इंडियन, यानी अप्रवासी भारतीय, जो पूरी की पूरी तनख्वाह अपनी भारत भेज देते हैं। और ये लोग परमानेंट नहीं रह रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, ये उनका सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस है, मतलब वो सिर्फ वहां कमाई करने गए हैं, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत के ही नागरिक हैं। तो सिर्फ वो लोग कमाई करने गए हैं। जब वो भारत वापस आ जाएंगे तो और किसी फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने से ज्यादा भारत में रह लेंगे, तो उनका जो एनआरआई का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा पीआईओ क्या होता है। अभी हमने आपको एनआरआई के बारे में बताया था, एनआरआई कौन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये पीआईओ और ओसीआई क्या होता है। अब ये मेन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एनआरआई तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, लेकिन पीआईओ और ओसीआई आपने नहीं सुना होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा पीआईओ। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब है भारतीय मूल का व्यक्ति। देखिए, भारत की एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसका मतलब भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप मतलब या तो आप भारत के नागरिक रह सकते हैं या तो किसी दूसरे देश के नागरिक रह सकते हैं। तो अगर आप कनाडा में गए, यूएसए में गए और आपने वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया और वहां की नागरिकता अगर आपको मिल गई, तो भारत की जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो अपने आप चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आप भारतीय मूल के रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों को कहा जाता था भारतीय मूल का व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो लेकिन ये जो स्टेटस था ये आइडेंटिफिकेशन स्टेटस था। जैसे एनआरआई रेसिडेंशियल स्टेटस है, ये आइडेंटिफिकेशन स्टेटस था आपका। इसमें भी आपको पासपोर्ट के टाइप का मिलेगा, लेकिन उसमें पासपोर्ट नहीं लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा आपको पीआईओ लिखा रहेगा, मतलब आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो विदेश में सेटल हो गए। तो ये सिर्फ 2015 तक चलता था पीआईओ का। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पीआईओ को बंद करके ओसीआई कर दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर पीआईओ कौन लोग होते हैं, अगर आपने क्या कहते हैं विदेश गए और आप वहीं सेटल हो गए, भारत लौट के नहीं आए, या फिर आप क्या कहते हैं आपका जन्म विदेश में हुआ और आपको वहीं की नागरिकता मिल गई, या आपने वहां की नागरिकता ले ली है, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। या फिर आपके दादा दादी, आपके माता पिता, आपके परदादा कोई भी भारत का है और आप उनके लड़के हैं, तो आप ऑलरेडी क्या कहते हैं पीआईओ में आ जाएंगे। लेकिन आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं होना चाहिए। मतलब 1947 के बाद जो आपके दादा दादी और माता पिता या परदादा, ये सब जो है 1947 के पहले और बाद में सब में भारत की जो कैटेगरी है उसी में रहना चाहिए। भारत का जो डेमोग्राफिक एरिया उसी के अंदर रह रहे होंगे तभी आपको मिलेगा। जो बांग्लादेश में आपके दादा दादी और पाकिस्तान में रह रहे होंगे आजादी से पहले, तो उनको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ध्यान देने की चीज है। तो भारत में रह रहे थे जिनके दादा दादी माता पिता
आजाद भारत के बाद का जो नक्शा बनाया उसमें जो रह रहे थे विदेश के मतलब 1947 के पहले। तो लेकिन इसमें एक घाटा क्या था, इसमें फायदा क्या है पहले बताता हूँ। पीआईओ अगर आपको मिल गया है तो आपको देखिए भारत सरकार का जो बहुत सा इनकम होता है वह एनआरआई और विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के कारण ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई विदेश का व्यक्ति आया तो वो घूमने जाएगा, भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, वो विदेश से बहुत पैसा भेजेगा। तो जो पीआईओ लोग हैं उनके लिए वीजा नहीं लगता, मतलब आपका वीजा फ्री है, आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, कभी भी आप भारत में आइए कभी भी जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीपल एंट्री एग्जिट, वीजा नहीं है, आप कभी भी भारत में आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कितने बार भी भारत में आना और जाना आपके लिए है। आपके पास जिस देश के हैं उस देश का पासपोर्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कनाडा का हूं तो कनाडा का पासपोर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ मेरे पास भारत सरकार का पासपोर्ट की तरह ही पीआईओ कार्ड होगा, उसमें पासपोर्ट की जगह लिखा रहेगा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। अगर वो आपके पास है तो आपको भारत सरकार से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी इमिग्रेशन काउंटर पे एयरपोर्ट में और आपको अंदर आने दिया जाएगा सिर्फ क्योंकि आप पीआईओ हैं। लेकिन पीआईओ में एक लफड़ा क्या था कि आप मान लीजिए भारत में रह रहे हैं तो आपको हर 6 महीने में एवरी 6 मंथ में एफआरआर कराना पड़ता था, मतलब फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन। हर 6 महीने में आपको नियरेस्ट सेंटर पे जाके आपको ये बताना पड़ता था कि आप रह कहाँ रहे हैं। मान लीजिए आप भारत में एंट्री तो कर लिए दिल्ली से, लेकिन आप रह रहे हैं मध्य प्रदेश में सतना में रह रहे हैं। तो अगर आप सतना में रह रहे हैं तो आपको नियरेस्ट जो सेंटर है, पासपोर्ट सेंटर है, अगर भोपाल है या सतना है, तो वहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हम अभी 6 महीने से ज्यादा रह रहे हैं और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो ये एफआरआर होता था जो हर 6 महीने में कराना पड़ता था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है भारत में। अगर भारत में आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता अपने आप चली जाएगी। इसीलिए आप 2 सिटीजनशिप नहीं हो सकते। इसीलिए उन व्यक्ति को जो विदेश में दूसरे सिटीजनशिप ले लेते हैं उनको पीआईओ कहा जाता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कार्ड बनता था, ठीक है। ये पीआईओ कार्ड जो होता था 15 साल के लिए वैलिड होता था। 15 साल के, जैसे पासपोर्ट आपका 20 साल के लिए वैलिड होता है, वैसे पीआईओ कार्ड 15 साल के लिए वैलिड होता है और 15 साल बाद फिर आपको उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। एक इसमें है कि आपके पास सिटीजनशिप नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, आप भारत में आएंगे बेरोक टोक कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, कोई भी नौकरी करिए, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हैं, मतलब आप किसानी की जमीन नहीं खरीद सकते हैं, आप वोट नहीं दे सकते हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते पीआईओ लोग। क्योंकि ये चीज वही कर सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता है। जो 3 मेन याद रखिए, वोट देना, इलेक्शन लड़ना और सरकारी नौकरी करना और एग्रीकल्चरल लैंड, किसानी की जमीन खरीदना, ये वही कर सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता है। एनआरआई ये काम कर सकता है क्योंकि वो भारत का नागरिक है। लेकिन पीआईओ क्या है, भारत का नागरिक नहीं है, वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, इसलिए वो इन चारों में से कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी काम वो कुछ भी कर सकता है। बेरोक टोक पूरे देश में कहीं घूम सकता है, उसको सारी सुविधाएं भारत में मिलेंगी और प्राइवेट जॉब कर सकता है, जितना मन चाहे उतना देश में रह सकता है, आने जाने के लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भारत सरकार इसलिए करती है कि जब विदेश में रहने वाले लोग भारत आएंगे तो जब उनको अपनी मिट्टी से प्यार होगा तो कुछ यहीं बस जाएंगे, कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था ही सुधरती है। तो ये हो गया। लेकिन इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इस जगह में जो रह रहे थे, जिनके दादा दादी, माता पिता या परदादा, उनको नहीं मिलेगा। जो भारत के डेमोग्राफिक एरिया के अंदर ही रहते थे उनको ये क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन स्टेटस मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओसीआई क्या होता है। अभी मैंने आपको एनआरआई और पीआईओ के बारे में बता दिया, अब हम आपको बताते हैं ओसीआई क्या होता है। देखिए, ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय विदेशी नागरिक। तो पहले जो था उसको पीआईओ में बहुत सारी गड़बड़ियां थी और बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए उसको चेंज करके नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में पीआईओ को ओसीआई कर दिया। मतलब पहले भारतीय मूल का व्यक्ति बोला जाता था, लेकिन अब भारतीय विदेशी नागरिक बोला जाता है कि आप भारतीय हैं लेकिन आप विदेशी नागरिक हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि ड्यूअल सिटीजनशिप भारत में नहीं चलती है, जैसा कि अगर आप विदेश के नागरिक हो गए हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जैसा कि अक्षय कुमार साहब के साथ हुआ। अक्षय कुमार साहब के साथ
कनाडा की नागरिकता है, इसलिए भारत की नागरिकता उनकी खत्म हो गई। दूसरा, इसमें फायदा ये है कि इसमें जो परमानेंट वीजा आपको मिल जाता है, मतलब भारत में आपको आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। आप कितनी बार मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट से जा सकते हैं, कितने सालों के लिए भारत में रह सकते हैं, कितने बार भी आइए जाइए, बेरोक टोक, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना पासपोर्ट दिखाइए जिस देश के हैं, प्लस OCI कार्ड दिखाइए। ये भी सेम है, आपके पासपोर्ट में PIO की जगह OCI लिखा होगा, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हाँ, अब इसमें एक फायदा जो है वो FFR जो लिखा था कि हर 6 महीने बाद फॉरेन रीजनल ऑफिस में जो जाके आपको अपनी लोकेशन बताने की जरूरत थी, वो अब बंद हो गई है। अब आपको कोई लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप बेरोक टोक रहिए, कहीं भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहां पर रह रहे हैं। ये जो सिस्टम है PIO से OCI का, वो 2015 में ही आया है। 2015 में 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है कि आप PIO से OCI कहला जाते हैं। अब इसमें एक और फायदा बताता हूं, जब आप OCI आपको कार्ड मिल गया, तो अगर आपके पास 5 साल से OCI कार्ड है और आपको भारत से लग रहा है कि आपको भारत की याद आ रही है, आपको फिर से वापस आना है, अपने देश में सेटल होना है, तो आप 5 साल के बाद भारत की सिटीजनशिप के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपनी पुराने देश की नागरिकता जहां पे आप रह रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा। तो आप 5 साल से भारत में अगर OCI कार्ड है तो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और OCI कार्ड के साथ अगर कंटिन्यूअसली 1 साल से रह रहे हैं, आप भारत विदेश गए नहीं वापस, तो भी आप क्या कहते हैं, भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये जैसे मैंने बताया कि ये NRI रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, वैसे ये इमिग्रेशन स्टेटस होता है। और सबसे ज्यादा NRI जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ, ये MOE जो ए लिखा है, इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय ही जो आने जाने वालों का हर चीज का नजर रखता है, वही सारे आंकड़े जारी करता है। तो विदेश मंत्रालय के हिसाब से अगर आप NRI और OCI को मिला लें, तो पूरे विश्व में जो भारत का डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, वो सबसे बड़ा है। 6 करोड़ भारतीय रह रहे हैं जो भारत से बाहर हैं, या तो NRI है या तो OCI है। और सबसे ज्यादा भारतीय तो USA, UAE, मलेशिया, सऊदी अरेबिया और म्यांमार में रह रहे हैं। ये टॉप 5 ऐसे देश है जहां सबसे ज्यादा भारतीय भरे पड़े हैं। तो मैंने मोटा मोटी बता दिया कि NRI अप्रवासी भारतीय, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, और OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारतीय विदेशी नागरिक। OCI में भी आप 4 चीज नहीं कर सकते हैं। PIO OCI में वोट नहीं दे सकते हैं, किसानी की जमीन नहीं खरीद सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आप बेरोक टोक कर सकते हैं, आपको भारत में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। और पहले FRR करना पड़ता था PIO लोगों के लिए, वो भी खत्म हो गया है 2015 से, और उसको OCI कार्ड बन गया है। अब आपको जाके कहीं बताने की जरूरत भी नहीं है। और एक और फायदा जुड़ गया है कि 5 साल के बाद आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है आपको अप्रवासी नागरिक कौन है, अप्रवासी भारतीय कौन है, ये आपको पता चल गया होगा। जल्दी ही हम अगले बार फिर किसी भी उस पे विषय पे नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।